बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस और मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर मोहम्मद राहील साहब। तो स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 34। लास्ट हमने लेक्चर नंबर 33 किया और हमने शुरू किया हुआ था चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 ही कंटिन्यू करते हैं। लेक्चर 34 में हमें डिस्कस करना है सब एटॉमिक लेवल और एटॉमिक लेवल, और साथ हमें करना है जी मॉलिक्यूलर लेवल। तो आज हम दो जो हैं वो क्या करेंगे, लेवल्स को डिस्कस करेंगे। सो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो थी लास्ट टाइम आपने पढ़ा, छोटे छोटे यूनिट थे जिनकी बिहाफ पे नेक्स्ट यूनिट बनाए जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह पहले दो जो बेसिक यूनिट हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। आइए, फर्स्ट वन इज सब एटॉमिक लेवल। अब सब एटॉमिक लेवल क्या होता है? पार्टिकल दैट मेक अप एन एटम। तो जो एटम को बनाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल। अब जरा वर्ड को गौर से सुनिएगा। फर्स्ट वर्ड इज सब। सब स्टैंड्स फॉर वेरी स्मॉल, ग्रीक वर्ड है। एटॉमिक, एटॉमिक, तो सब एटॉमिक मीन वेरी स्मॉल फ्रॉम एटॉमिक। तो यानी ये वर्ड ही बता रहा है कि यहां पे ऐसी चीजें आएंगी जो एटम से भी बहुत ज्यादा छोटी होंगी। सो डेफिनेटली जब वो एटम से भी बहुत ज्यादा छोटी होंगी तो वो कौन सी होंगी? जो एटम को बना रही हैं। मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया। आप सबको मालूम है जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस की सराउंडिंग में। जो प्रोटॉन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, जो न्यूट्रॉन होता है वो भी न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब मोर देन 100 जो है ये पार्टिकल्स क्या हो चुके हैं? डिस्कवर हो चुके हैं। तो अगर आप गौर कीजिए, अगर इन पार्टिकल की एग्जिस्टेंस ना होती तो कभी भी आपके पास एक एटॉमिक स्ट्रक्चर ना आता, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर है जिससे ऑनवर्ड जो है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की तरफ हम चलते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक आपके पास नेसेसिटी है वो ये सब एटॉमिक पार्टिकल हैं जो कि आज आके क्या कर रहे हैं? एटम की स्टेबिलिटी को कंट्रोल कर रहे हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, ये एटम की स्टेबिलिटी को कंट्रोल कर रहे हैं, ये एटम के क्या कर रहे हैं जी? स्ट्रक्चर को कंट्रोल कर रहे हैं। तो डेफिनेटली एटम का फंक्शन भी क्या होगा? इन्हीं पे डिपेंड कर रहा होगा। तो अगर मैं ये कहूं कि फंक्शन ऑफ एन एटम डिपेंड्स अपॉन इट्स पार्टिकल, तो डेफिनेटली क्या होगा? इसी पे होगा। आपने अक्सर देखा होगा जब भी एटम किसी चीज के साथ रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है तो आ जाके वो क्या यूज करता है? अपना इलेक्ट्रॉन वगैरह यूज करता है। तो एटम का जो फंक्शन है वो हमेशा डिपेंड करेगा इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर। सो नेक्स्ट है जी एटम। तो एटॉमिक लेवल में हमारे पास क्या है? एटम क्या होता है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which may or may not exist independently, जो आज़ादाना रह भी सकता है और आज़ादाना नहीं भी रह सकता। अब which may or may not exist वाला पॉइंट जरा गौर से समझिएगा। which may exist stands for जो कि अपने आप को स्टेबल रख सकता है, जो कि स्टेबल है, एटॉमिक फॉर्म में रह सकता है। which may not exist stands for जो एटॉमिक फॉर्म में नहीं रह सकता, उसे कंफर्म क्या करना होगा? किसी ना किसी चीज से रिएक्ट करना होगा ताकि वो अपने आप को क्या कर सके? स्टेबल कर सके। स्टूडेंट याद रखिएगा, केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स को मालूम होगा जो एटम की स्टेबिलिटी होती है वो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स पे होती है। अगर आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है तो आपके पास एटम क्या होगा? स्टेबल होगा। और अगर ऐसा है कि आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट नहीं है तो वो क्या होगा? अनस्टेबल होगा। मिसाल के तौर पे आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा, उस पीरियोडिक टेबल के अंदर आपके पास नोबल गैसेस का एक ग्रुप है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। ये जो आपके पास ग्रुप है, इस ग्रुप में सारे मेंबर जो हैं वो हैं जिनके आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट है। जब भी आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट है तो आप इन्हें नोबल गैसेस बोलते हो, इनर्ट गैसेस बोलते हो, यानी ये ऐसी होती हैं जो किसी से कोई रिएक्ट नहीं करती। जब ये किसी से कोई रिएक्ट नहीं करती तो वजह क्या नजर आई? क्योंकि इनका आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट है। और आपने पढ़ा था एटम जब भी किसी से रिएक्ट करता है तो उसका बेसिक पर्पस क्या होता है? आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट करना उसका मकसद होता है। अब जब आउटर मोस्ट सेल ही कंप्लीट है तो इनको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ दे मे एग्जिस्ट इन देयर एटॉमिक फॉर्म, इसलिए ये क्या होंगे? मे एग्जिस्ट। अब जो दूसरे वाले हैं रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द एलिमेंट जो कि अदर देन नोबल गैसेस हैं, उन सब के आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट नहीं है। जब आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट नहीं है देन दे विल अनएबल टू एग्जिस्ट इन देयर एटॉमिक फॉर्म, देन दे मस्ट नीड टू रिएक्ट। तब उन्हें क्या करना पड़ता है? रिएक्ट करना पड़ता है। सो नोबल गैसेस आपके पास क्या होंगी? विच मे एग्जिस्ट। जबकि ऑक्सीजन, कार्बन और इसके अलावा जो बाकी एलिमेंट हैं वो सारे वो होंगे जो अपनी इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये देखिए जी, ये आपके पास ऑक्सीजन का एटम है, इसका भी आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट नहीं है। कार्बन आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट नहीं है। हाइड्रोजन
आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट नहीं है, देन दे मस्ट नीड टू रिएक्ट विद समवन ताकि अपने आप को क्या किया जाए, स्टेबलाइज किया जाए। आइए जी, सो ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ एटम। तो यहां पे डिफरेंशिएशन आपकी खत्म हुई, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो आ जाके बना किससे है, वो बना होगा एटम से। ठीक है जी, तो ये याद रखिएगा आप, जब आप एटम की बात करेंगे तो वो लिविंग में भी होगा, वो नॉन लिविंग में भी होगा, क्योंकि एटम में लाइफ नहीं होती। सो विच कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, और एटम फर्दर किससे मिलकर बना है, सब एटॉमिक पार्टिकल से, यानी इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। आइए जी, नेक्स्ट हम चलते हैं, जो नेक्स्ट लेवल है विच इज मॉलिक्यूलर लेवल। अब मॉलिक्यूलर लेवल जरा गौर से सुनिएगा। द फर्स्ट वन इज एटम कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। अब देखिए स्टूडेंट, पहले आपने क्या पढ़ा, पहले आपने पढ़ा कि सब एटॉमिक पार्टिकल थे, इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन था। आपने कहा वो मिले, तो उनके मिलने से हमारे पास क्या रिसीव हुआ, हमारे पास रिसीव हुआ था जी एटम। अब एटम्स के कॉम्बिनेशन को इकट्ठा करिए तो तब आपके पास जो स्ट्रक्चर आएगा वो आपके पास क्या होगा, मॉलिक्यूल। सो सब एटॉमिक पार्टिकल ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म एटम, एटम्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल हमारे पास बनेगा बाय द ज्वाइनिंग ऑफ द एटम्स। अब जरा गौर कीजिए, जब आपने बात की एटम की तो आपने कहा विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जो मे एग्जिस्ट थे वो भी आपको बता दिए, जो मे नॉट एग्जिस्ट थे वो भी आपको बता दिए। अब मॉलिक्यूलर लेवल में जब हम आते हैं तो देखिए ना, एटम हमारे पास विच मे नॉट एग्जिस्ट, अब जो एग्जिस्ट नहीं कर सकते थे उन्होंने आपस में क्या करना शुरू किया, रिएक्ट करना शुरू किया। और क्यों, ताकि उनके आउटरमोस्ट सेल को क्या किया जाए, कंप्लीट। अब जब एटम्स जुड़ेंगे, जुड़ना स्टेबल फॉर्म में ले जाएगा। अब वो जो स्टेबल फॉर्म है वो कौन सी है, मॉलिक्यूलर लेवल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मॉलिक्यूलर लेवल है वो क्या होता है, वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। तो स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट, तो एलिमेंट का जो स्टेबल स्ट्रक्चर है वो हमारे पास मॉलिक्यूल है। क्यों, क्योंकि यहां पे एटम जुड़े थे और एटम्स के जुड़ने का मेन मकसद क्या था, आउटरमोस्ट सेल को कंप्लीट किया जाए। और आउटरमोस्ट सेल को कंप्लीट करने का मेन मकसद क्या है, ताकि वो अपने अंदर क्या लेके आए, स्टेबिलिटी लेके आए। अब जब आपने कहा मॉलिक्यूल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द एटम्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि एटम अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए मॉलिक्यूलर स्टेट में चले गए। तो मॉलिक्यूल आपके पास एक क्या बन गया, एक स्टेबल स्ट्रक्चर बन गया। सो मे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, तो एटम्स के अंदर आपने कंडीशन लगाई थी मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। लेकिन यहां जब आपने एटम्स के कॉम्बिनेशन को इकट्ठा कर लिया और एटम्स के आउटरमोस्ट सेल कंप्लीट हो गए बाय ज्वाइनिंग ईच अदर, तो डेफिनेटली क्या होगा, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं इन देयर फ्री स्टेट। सो एटम्स इन मॉलिक्यूल में सेम और डिफरेंट, तो ऐसा भी हो सकता है कि मॉलिक्यूल जो आपके पास बना है उसके अंदर पाए जाने वाले एटम आपस में क्या हो, सेम। ऐसा भी हो सकता है कि जो मॉलिक्यूल आपके पास बना उसमें डिफरेंट क्या हो, एटम। मिसाल के तौर पे ऑक्सीजन, ये आपके पास, ओजोन, ये आपके पास कौन होंगे, जिनमें सेम एटम होते हैं। मिसाल के तौर पे वाटर जो है ये वो होते हैं जिनमें डिफरेंट एटम होते हैं। देखिए जी, ये मेरे पास O2 है तो 2 एटम है ऑक्सीजन के, ये मेरे पास O3 है तो 3 ही एटम है लेकिन ऑक्सीजन के। तो अगर सेम एटम अगर आपस में जुड़ रहे हो तब आपके पास जो स्ट्रक्चर बनता है वो आपके पास क्या होगा जी, मॉलिक्यूल होगा, लेकिन वो क्या होगा, सेम एटम वाला। ऐसा भी तो हो सकता है डिफरेंट मिल रहे हो। मिसाल के तौर पे देखिए जी, ये आपके पास 2 हाइड्रोजन है और ये एक ऑक्सीजन है, दोनों के मिलने से आपके पास एक स्टेबल स्ट्रक्चर बना जो कि क्या है, वाटर। अब वाटर एग्जाम्पल है हमारे पास किसकी, मॉलिक्यूल की। और चेक कीजिए ये मॉलिक्यूल बना है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ दी 3 एटम्स। तो ये आपके पास ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया, लेकिन वो जो एटम्स हैं वो क्या है, डिफरेंट। तो मॉलिक्यूल आपके पास ऐसा भी हो सकता है जिसके एटम्स क्या हो, सेम हो, ऐसा भी हो सकता है जिसके एटम क्या हो, डिफरेंट हो, लेकिन उनके जुड़ने की मेन वजह क्या है, आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करना और अपने आप को स्टेबलाइज करना। सो आइए जी, नेक्स्ट देखते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में। तो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब जो आपकी बॉडी में होंगे मॉलिक्यूल्स उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो तो वहां हमने बायो एलिमेंट्स पढ़े थे। आपने पढ़ा था कि हमारी बॉडी में 16 एलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी को बना रहे हैं। अब वो जो 16 एलिमेंट है, क्या आपको लगता है कि वो 16 के 16 एलिमेंट बिल्कुल फ्री स्टेट में है? कभी भी नहीं, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था कि एटम कभी भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, स्वाय नोबल गैसेस के। तो उन 16 में नोबल गैस नहीं थी, तो इसका मतलब जो बाकी 16 हैं वो स्टेबल नहीं है, उनको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, रिएक्ट करना पड़ेगा ताकि अपने आप को स्टेबलाइज कर सकें।
तो हमारी बॉडी में वो जो 16 एलिमेंट हैं वो कभी भी अपनी एटॉमिक फॉर्म में नहीं होते, तो इसका मतलब कभी भी वो हमारी बॉडी में स्टेबलाइज नहीं होंगे। देन दे मस्ट नीड टू रिएक्ट विद ईच अदर। अब जरूरत है वो आपस में एक दूसरे से क्या करें, रिएक्ट करें, ताकि क्या कर सकें, एक स्टेबल स्ट्रक्चर बना सकें, यानी मॉलिक्यूल बना सकें। तो हमारी बॉडी वो जो 16 एलिमेंट से मिलकर बनी है, वो 16 एलिमेंट आज आके मॉलिक्यूलर स्टेट में हमारी बॉडी में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। सो ऑर्गेनिज्म कंटेन बायो एलिमेंट्स, तो डेफिनेटली हम बात कर चुके हैं, और ये थे हमारे पास 16 बायो एलिमेंट। अब ये क्या होगा, विच डू नॉट एग्जिस्ट इन एटॉमिक फॉर्म, तो डेफिनेटली वो जो 16 एटम है वो हमारी बॉडी में एटॉमिक फॉर्म में नहीं है। इंस्टेड दे ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। अब वो आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा जी, मॉलिक्यूल बनेगा। अब डेफिनेटली वो मॉलिक्यूल चूंकि हमारी बॉडी के अंदर हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल देम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। तो ये जो 16 एलिमेंट है ये हमारी बॉडी में आ जाके मॉलिक्यूलर स्टेट में होंगे। मिसाल के तौर पे वाटर, तो चलो जरा चेक कीजिए वाटर में है क्या, H2O, तो चेक कर लीजिए हाइड्रोजन शामिल हो गई और ऑक्सीजन। तो 16 बायो एलिमेंट में 2 एलिमेंट यहां इन्वॉल्व हो गए, तो चेक कीजिए ये दोनों आपस में जुड़ के एक स्टेबल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं। आइए जरा कार्बोहाइड्रेट में आते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट में शायद आपने मैट्रिक लेवल में पढ़ा हो, इसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। चैप्टर 2 के अंदर ये बात है भी। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो यहाँ पे देख लीजिए एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना बाय द ज्वाइनिंग ऑफ 3 बायो एलिमेंट। तो आप चेक कर लीजिए बायो एलिमेंट फ्री स्टेट में नहीं है। आइए जरा लिपिड के अंदर चलते हैं, तो वहां पे भी क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लेकिन वहां पे कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है कार्बन और हाइड्रोजन की और लो होती है ऑक्सीजन की। और अगर मैं प्रोटीन में चला जाऊं तब क्या होगा, तो प्रोटीन में मेरे पास होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो आप चेक कर लीजिए स्टूडेंट, आज आके ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन रहे हैं वो बन रहे हैं बाय द ज्वाइनिंग ऑफ द एलिमेंट विच आर बिलोंग्स टू बायो एलिमेंट। तो वो जो 16 एलिमेंट है वही आते हैं, डिफरेंट रेशो के साथ मिलते हैं और मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं, एक स्टेबल स्ट्रक्चर यानी मॉलिक्यूल। और एक बात याद रखिएगा, एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की स्पेसिफिक क्या होती है, एक रेशो होती है। मिसाल के तौर पर जब मैंने कहा H2O, तो 2 हाइड्रोजन थे, 1 ऑक्सीजन था, तभी पानी बना। मैं कहता हूं जी सपोज कीजिए मैं 2 हाइड्रोजन और साथ 2 ही ऑक्सीजन कर देता हूं, तो कभी भी मेरे पास क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल रिसीव नहीं होगा। मैं कहता हूं जी मैं कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन ऐड कर देता हूं, तो तब मेरे पास कार्बोहाइड्रेट कभी भी अपनी जो है वो एक्चुअल फॉर्म में नहीं रहेगी। तो जरूरी ये है कि एलिमेंट जो है वो एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन में, एक स्पेसिफिक रेशो में क्या हो, जुड़े हों। आइए जी नेक्स्ट हम चलते हैं जो मोस्ट अबंडेंट हमारे पास हैं बायोलॉजिकल एलिमेंट, तो यानी एटम की फॉर्म में। तो एटम की फॉर्म में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में वो है जी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और मॉलिक्यूल्स जो बन रहे हैं वो इन्हीं के ज्वाइन होने से बन रहे हैं। सो नेक्स्ट हम चलते हैं जी टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेस ऑफ वेट। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, ऑन द बेस ऑफ वेट हमारे पास 2 तरह के मॉलिक्यूल हैं। नंबर 1 इज माइक्रो मॉलिक्यूल, नंबर 2 इज मैक्रो मॉलिक्यूल। अब माइक्रो वर्ड ही बता रहा है बहुत छोटा है, मैक्रो वर्ड ही बता रहा है बड़ा। सो माइक्रो मॉलिक्यूल क्या होंगे, विच हैव लो मॉलिक्यूलर वेट। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होगा उन्हें हम क्या बोलते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल। याद रखिएगा ये सिंपलेस्ट यूनिट होते हैं, इनमें कई जो हैं वो मॉलिक्यूल्स अटैच नहीं होंगे, एक सिंगल मॉलिक्यूल होगा। मिसाल के तौर पे अमीनो एसिड, एक सिंगल अमीनो एसिड, ग्लूकोज सिंगल, या फैटी एसिड सिंगल, या ग्लिसरॉल सिंगल। ये आपके पास जो है वो किसकी एग्जांपल है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स की। और मैक्रो क्या होंगे, विच हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट। अब की बार मॉलिक्यूलर वेट मैंने क्या कर दिया, हाई कर दिया। अब हाई क्यों होगा, याद रखिएगा मैक्रो मॉलिक्यूल्स फॉर्म बाय द ज्वाइनिंग ऑफ द माइक्रो मॉलिक्यूल। इसका मतलब यह हुआ मैक्रो मॉलिक्यूल में कई माइक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे। जब कई माइक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे तो इसका मतलब अब ये स्ट्रक्चर जो है इसका वेट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हमने कहा इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, वजह क्योंकि इसके अंदर कई जो है वो क्या है जी, माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। इसका मतलब ये हुआ ये हमारे पास बन गया पॉलीमर। पॉली स्टैंड्स फॉर मैनी, मर स्टैंड्स फॉर यूनिट, मीन इट विल कंटेन मैनी यूनिट। हम ये भी कह सकते हैं कि मैक्रो मॉलिक्यूल बनते हैं आफ्टर पॉलीमराइजेशन। सो पॉलीमराइजेशन मीन दैट स्मॉल विल ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स वन टू फॉर्म द लार्जर वन। तो ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल है हमारे पास, ये कई छोटे मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनता है। एग्जाम्पल जी हमारे पास स्टार्च। तो स्टूडेंट स्टार्च के अंदर
थाउजेंड्स की मिकदार में ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं। तो सिंगल ग्लूकोज जो था वो माइक्रो था, और स्टार्च आपके पास क्या बनेगा, मैक्रो बनेगा। प्रोटीन, प्रोटीन बनती है बाय द ज्वाइनिंग ऑफ मैनी अमीनो एसिड। तो स्टूडेंट एक अमीनो एसिड बाय नेचर था माइक्रो, अब कई इकट्ठे हो गए तो अब आपके पास क्या बन गया, मैक्रो। ग्लाइकोजिन, ग्लाइकोजिन आल्सो फॉर्म बाय द ज्वाइनिंग ऑफ द ग्लूकोज, तो ये भी आपके पास क्या हो गया, मैक्रो। लिपिड, लिपिड फॉर्म बाय द ज्वाइनिंग ऑफ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो चेक कर लीजिए, अब यहां पे ये भी आपके पास क्या हो गया जी, एक कॉम्प्लेक्स विच इज फॉर्म बाय द ज्वाइनिंग ऑफ दी स्मॉल वन यानी माइक्रो। सो मैक्रो में पॉलीमराइजेशन होगी, कई यूनिट जुड़ेंगे, जबकि माइक्रो में सिंपल सिंगल यूनिट जो होता है वो शामिल होता है। वाटर का मॉलिक्यूल आपका माइक्रो है, CO2 आपका माइक्रो है, O2 आपका माइक्रो है, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है। आइए जी नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स इन नेचर। तो टाइप जो है इन नेचर दो तरह की है, एक है हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, तो एक है आपके पास इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब स्टूडेंट ऑर्गेनिक क्या होते हैं, मैट्रिक लेवल पे बड़ी दफा आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें हम कार्बन और हाइड्रोजन रखे हुए हैं, यानी जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के डेरिवेटिव्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक। और याद रखिएगा इन दोनों का इकट्ठा होना जरूरी है। ऐसा नहीं होगा कि हम कहें कि सिर्फ कार्बन है हाइड्रोजन नहीं है। मिसाल के तौर पे CO2, तो चेक कीजिए कार्बन है हाइड्रोजन नहीं है, तो कभी भी ये जो है वो आपके पास ऑर्गेनिक नहीं हो सकता। मैं कहता हूं जी H2O, अब इसमें ऑक्सीजन तो है, हाइड्रोजन तो है, साथ ऑक्सीजन है, कार्बन नहीं है, तो ये भी कभी आपके पास ऑर्गेनिक नहीं हो सकता। कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का को एग्जिस्ट होना जरूरी है, उसे आप क्या बोलोगे, ऑर्गेनिक। मिसाल के तौर पे लिपिड आपके पास होगी, कार्बोहाइड्रेट होगी, प्रोटीन होगी, विटामिन वगैरह हो गए, DNA वगैरह हो गए, ये सारे आपके पास किस में आते हैं, ऑर्गेनिक के अंदर। और अगर हम आए इनऑर्गेनिक तो क्या होंगे, मॉलिक्यूल एक्सेप्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी कि अब यहां पे कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो कंपाउंड होंगे, अब जरूरी नहीं कार्बन हाइड्रोजन जो है वो दोनों जो है वो नहीं होंगे, ऐसा भी हो सकता है उनमें से कोई एक है, ऐसा भी हो सकता है उनमें से कोई भी नहीं है। मिसाल के ऊपर मैंने कहा था वाटर, तो वाटर में हाइड्रोजन है तो कार्बन नहीं है। जब मैंने कहा कार्बन डाई, तो इसमें मेरे पास क्या है, कार्बन है लेकिन साथ हाइड्रोजन नहीं है। ऑक्सीजन की मैं बात करता हूं तो वो मेरे पास मॉलिक्यूल है, लेकिन वो इनऑर्गेनिक बाय नेचर होगा, क्योंकि उसमें ना तो कार्बन है ना ही हाइड्रोजन है। तो दोनों जो हैं वो को एग्जिस्ट, इकट्ठे होंगे तो ऑर्गेनिक, नहीं होंगे तो इनऑर्गेनिक। सो बोथ विल नॉट को एग्जिस्ट। एग्जाम्पल्स में हमारे पास आए तो आपके पास कार्बन डाई हो गया, आपके पास ऑक्सीजन हो गया, आपके पास वाटर हो गया, ये आपके पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और आपको पता है वाटर मोस्ट अबंडेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो आपकी बॉडी में होता है। सो आइए जी, ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ मैनी माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल। तो आपकी एक कॉम्प्लेक्स बॉडी है, और आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ मैनी ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम में क्या होंगे, डेफिनेटली ऑर्गन्स होंगे। ऑर्गन्स में क्या होंगे, डेफिनेटली टिश्यूज होंगे। टिश्यूज में क्या होंगे, डेफिनेटली कई सेल्स होंगे। सेल्स में क्या है, ऑर्गेनेलीज हैं। ऑर्गेनेलीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ द माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल। जरा राइबोसोम की तरफ देखिए, जरा आप जो है वो क्रोमोसोम की तरफ देखिए, जरा आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ देखिए, गोल्गी अपरेटस की तरफ देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ देखिए। आज आखिर में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगी, लिपिड होगी, प्रोटीन होगी। तो ऑर्गेनिज्म जो है वो कई माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स की ज्वाइनिंग से बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपकी बॉडी में है वो है अमीनो एसिड, जो कि प्रोटीन की फॉर्म में है, फैटी एसिड लिपिड की फॉर्म में है, न्यूक्लियोटाइड्स जो DNA और RNA बना रहे हैं। इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास ग्लूकोज वगैरह भी हो सकते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में है। ठीक है जी। सो स्टूडेंट लेक्चर जो था ये आपका कंप्लीट हुआ। होप सो आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।